हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं राज्य सरकार भाग 6 राज्य की कार्यपालिका और उसका प्रकरण है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन है उसकी कार्यप्रणाली। जैसा कि आप जानते हो कि संविधान में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण भारत में मंत्रिपरिषद है वही सर्वेसर्वा है, यानी शासन की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद में ही व्यवहार में निहित होती हैं। राज्य का जो राज्यपाल है वो सैद्धांतिक रूप से नामात्र का प्रधान होता है। इस कारण शासन से संबंधित समस्त कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही किए जाते हैं। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद का गठन जब हम करते हैं तो सबसे पहला बिंदु बनाते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नंबर 1 बिंदु गठन का है। सबसे पहला चरण है मंत्रिपरिषद के गठन का। पहला चरण हो गया राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। समझना होगा, जैसा कि आपने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ा है उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा? राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करेगा, पद पर नियुक्त करेगा। समझना यहाँ पर आसान सी बात है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर कैसे बनाया? क्योंकि अशोक गहलोत है वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या था? नेता था। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है, किस संबंध में? मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निश्चित परंपरा क्या है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही क्या करेगा? मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति करेगा। अब नंबर 2 बिंदु आ जाता है मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन। अब यह साधारण सी बात है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पश्चात मुख्यमंत्री है और राज्यपाल को परामर्श देता है कि इन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है। तो मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची किसको दी जाती है? राज्यपाल को। साधारण सी बात है, मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों के नामों तथा उन विभागों की सूची दी जाती है। विभागों की सूची किसे दी जाती है? राज्यपाल को दी जाती है। यानी मंत्रियों का चयन करने का जो अधिकार है वो किसका? मुख्यमंत्री को। यानी मुख्यमंत्री का यह विशेष अधिकार है कि वो मंत्रियों का क्या करे? चयन करे। अब आगे क्या होता है कि मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है
मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो, यह संविधान के अनुसार संविधान के 51वां संविधान संशोधन द्वारा। अब मंत्रियों की संख्या मान लेते हैं। देखो इसमें चलेगा चयन में ही मंत्रियों की संख्या। पहले संविधान में कोई संख्या निश्चित नहीं थी, परंतु संविधान का कौन सा संविधान संशोधन 51वां, याद रखना भाई, पहले भी अपने चर्चा आ चुकी है। संविधान संशोधन, संविधान के 51वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। 15% से अधिक नहीं हो सकती। कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो हम 15% निकालना है, तो विधानसभा की संख्या कितनी है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200। अब 200 का 15% निकालना है, तो देखेंगे 15/100 गुणा 200, 15 गुणा 2 30। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 30। राजस्थान की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राज्य सरकार चल रही है। अब हमें यहाँ पर यह सोचना है, चाहे लोकसभा की निकालनी हो, चाहे हमें अन्य किसी राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की संख्या निकालनी हो, तो तरीका एक ही है, 15/100 गुणा वो संख्या, यानी वो कौन सी संख्या, उस सदन की कुल सदस्य संख्या। तो जितना आएगा वो मंत्रियों की क्या होगी, संख्या होगी। तो मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब देखो मंत्रिपरिषद के चयन में मुख्यमंत्री कुछ बातों का विशेष ध्यान रखता है। वो कौन सी बातें हैं जिनको वो व्यवहार में काम में लेता है, व्यवहारिक बातों का ध्यान रखता है। नंबर फर्स्ट है राज्य के सभी क्षेत्रों और वर्गों को। मंत्रिपरिषद है या मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री द्वारा जिन व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखा जाता है, वो कौन कौन सी बातें हैं। नंबर फर्स्ट, राज्य के सभी क्षेत्रों व वर्गों को न्याय संगत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यानी राज्य के सभी क्षेत्रों का मतलब है, जैसे जिलावार देख लेते हैं, क्षेत्रवार देख लेते हैं, अलग अलग जो क्षेत्र है उनसे मंत्रियों को लेना पड़ता है, वर्ग हैं, जातियां हैं, उनको भी संतुष्ट रखना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री का पहला कार्य है कि वो राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में क्या दे, न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व देवे। वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत प्रतिनिधित्व दे। नंबर 2, सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल के सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है ताकि मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। यानी सामान्यतः
मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्रिपरिषद किस रूप में कार्य कर सके, एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। नंबर 2 बिंदु है सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल से, अपने ही दल में से मंत्रियों का चयन करता है, ताकि मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इकाई के रूप में कार्य कर सके। आसान सी बात है। दूसरे विपक्षी दलों से वो मंत्री नहीं बनाता है, अपने दल के मंत्रियों को नियुक्त करता है, ये परंपरा है। अब मंत्रियों की योग्यता, अब देखो 3 नंबर बिंदु आ जाता है हमारे, और 3 नंबर बिंदु क्या है, मंत्रियों की क्या है, योग्यता। इसमें मौखिक रूप से बात करते हैं मंत्री की योग्यता, बड़ी आसान है। छोटे प्रश्न बहुत आते हैं भाई, मेरा मानना सोचना है किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो, आपके छोटे वाले प्रश्न अगर आपके तुरंत तैयार हो रहे हैं, हर छोटे प्रश्न का जवाब आप देने में सफल हो रहे हैं, देने की स्थिति में है, तो बड़ा प्रश्न अपने आप हल होता है। यानी यहाँ पर क्या आ गया, मंत्रियों की योग्यता है, मंत्रियों की योग्यता। इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। देखो पहले हम विधानसभा सदस्य की योग्यता पढ़ चुके हैं, तो वो मंत्री तो तभी बनेगा जब वो विधानसभा सदस्य होगा। परंतु कई बार समस्याएं यह आती हैं कि किसी भी सदन का सदस्य कोई मंत्री है वो नहीं होता है, फिर भी उसे क्या बनाया जा सकता है, मंत्री। तो मंत्रियों के लिए विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई मंत्री बनते समय सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे छह माह के भीतर किसी भी सदन का किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। अगर कोई मंत्री जिस समय उसे मंत्री बनाया गया उस समय न तो वह विधानमंडल के विधानसभा का सदस्य है और नहीं वो विधान परिषद का सदस्य है, तो मंत्री तो बन सकता है, परंतु मंत्री पद पर नियुक्त होने की तिथि से लेकर अगले 6 महीनों में उसे किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसका पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, इस बात को आपको समझना होगा कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर उद्धव ठाकरे हैं। वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जैसा कि महाराष्ट्र में विधानमंडल अवधि सदनात्मक है,
इस कारण उसका जो मुख्यमंत्री का पद है वो 6 महीने में ही समाप्त होने वाला था और अभी भी इस पर तलवार लटकी हुई है। अगर चुनाव हो नहीं सकते क्योंकि इस समय वैश्विक महामारी चल रही है, अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, वहां का राज्यपाल उसे मनोनीत करे विधान परिषद में, तो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, नहीं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सदस्यता समाप्त होगी तो उनका पद ही समाप्त हो जाएगा। तो ये समझना आपके लिए बहुत आसान सा है कि कोई भी मंत्री है वो 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है, जब तक है वह मंत्री किसी सदन की सदस्यता नहीं ले। सदन की सदस्यता लेने के बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब है मंत्रियों का कार्य विभाजन। अगला बिंदु है नंबर 4, मंत्रियों का कार्य विभाजन। तो मंत्रियों का जो कार्य विभाजन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। कौन सा मंत्री है वो किस विभाग का मुख्य होगा, ये निश्चय कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। अब अलग अलग जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और उसे अपने अपने विभाग से संबंधित उत्तरदायित्व है वह मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है। तो ये विभागों में जो मंत्रियों में जो कार्य का विभाजन है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, और अलग अलग जो विभाग है उनके विशेषज्ञ लोगों को ही मुख्यमंत्री है वो उस विभाग का यानी दायित्व सौंपता है। अगला बिंदु जो हमारा है वो है मंत्री द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। तो देखो, मंत्रियों को शपथ ग्रहण कौन कराता है, राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, और वो शपथ सिर्फ 2 ही चीज की लेते हैं, पद एवं गोपनीयता की। ये शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ उन्हें कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो देखो, पद ग्रहण करने से पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 बातों की क्या लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। पहले तो पद के करते हुए पालन की, कि मैं पद पर रहते हुए इस पद की गरिमा को बनाए रखूंगा और अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और दूसरी चीज क्या है, गोपनीयता। दूसरी है गोपनीयता की। गोपनीयता क्या है, जब मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसमें लिए गए जो निर्णय है वो गुप्त रखे जाते हैं, वो बाहर प्रकट नहीं किए जा सकते। अगर बाहर प्रकट कर दिए जाए तो इससे बहुत बड़ी हानि की संभावना रहती है। अब अगला बिंदु हमारा है मंत्रियों की श्रेणियां। जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि मंत्रियों की श्रेणियों के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। मंत्रियों की श्रेणियां, इस बिंदु को समझना है कि सामान्यतः मंत्रियों की 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे बड़े मंत्री, प्रभावशाली मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। उसके बाद के जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री, और तीसरे प्रकार के जो मंत्री हैं उप मंत्री होते हैं। अब यहाँ पर जो राज्य मंत्री हैं उनके आगे अगर लिखा जाए स्वतंत्र प्रभार, तो वो कैबिनेट मंत्री के समकक्षी होते हैं। कहने का मतलब, कुछ राज्य मंत्री हैं जिनके आगे ये बात लिखी जाती है या बोली जाती है, तो स्वतंत्र प्रभार का मतलब है वो अपने जो भी विभाग है उनके पास है तो उसके वो सर्वेसर्वा होते हैं। जो उपमंत्री होते हैं वो मंत्री के अधीन ही उनके ही जो विभाग हैं उनमें राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री को क्या देते हैं, सहायता देते हैं। समझना यहाँ पर यह है कि जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है इसमें मंत्रिमंडल है उसे शासन का हृदय कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न कहीं भी आता रहा है, छोटे रूप में भी आया है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है।
तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अंतर आपको समझना है कि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, तो मंत्रिमंडल एक छोटी इकाई है, जबकि मंत्रिपरिषद एक बृहत संस्था है जिसमें तीनों स्तर के मंत्री आते हैं। यह बात आपको दिमाग में नोट करनी होगी कि मंत्रिपरिषद एक बृहत संस्था है जिसमें तीनों प्रकार के मंत्री सम्मिलित होते हैं। तीनों प्रकार के मंत्री कौन कौन से? कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री ही आते हैं। तो जिस में मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के जो मंत्री आते हैं उसको क्या क्या कहते हैं? हमने क्या नाम दिया? मंत्रिमंडल नाम दिया है। अगला हमारा बिंदु है यानी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 7 नंबर बिंदु होगा। मंत्री परिषद का कार्यकाल, बस छोटा सा बिंदु है, समझना है। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये विधानसभा के विश्वास तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक है मंत्री परिषद को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। वैसे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष। कितने वर्ष कार्यकाल दिया गया है? 5 वर्ष कार्यकाल दिया गया है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल ही कितना वर्ष है? 5 वर्ष। ये सामान्यता है, परंतु यहाँ पर यह बात आपको याद रखनी है कि उनका कार्यकाल अनिश्चित है, क्योंकि मंत्रिपरिषद पर जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला बिंदु हमारा है सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये सिद्धांत है, इसे आप पॉइंट के रूप में न माने, ये क्या होगा? ये एक सिद्धांत है। नाम लिख दूं मैं, 8 नंबर पॉइंट बना दूं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। एक ही बार में प्रश्न सीखेंगे, बड़ी परीक्षाओं का बड़ा प्रश्न है। बहुत सारी कंपटीशन एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उत्तर क्या लिखना? सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है। एक टीम भावना के रूप में कार्य करती है। जो भी मंत्री हैं, अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या किसी मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा लाया गया जो विधेयक है वो विधानसभा में पारित नहीं हो, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके लिए एक उक्ति प्रचलित है, मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। एक साथ तैरते हैं का मतलब क्या है? जब तक उनका कार्य बेहतरीन तरीके से चलता रहता है तो उसको तैरना कहेंगे, और अगर एक ही मंत्री के खिलाफ अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को ही त्याग पत्र देना होगा, अर्थात सरकार गिर जाएगी। समझने की बात यहाँ पर यह है कि मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है एक मंत्री जब अपने विभाग से संबंधित किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तो मुख्यमंत्री को संतुष्ट करना पड़ता है, विपक्ष के सदस्यों को। और एक मंत्री के द्वारा अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और वो अगर विधानसभा में पारित नहीं होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। या विधानसभा द्वारा अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। तो ये तो हमारा आधा भाग मंत्रिपरिषद गठन में हमने बिंदु देखे 8 नंबर। सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा? राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। अब मंत्री का चयन है, तो मंत्री का चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मुख्यमंत्री की है। फिर मंत्री की योग्यता, मंत्री के लिए विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना क्या आवश्यक है? यदि कोई मंत्री बनते समय सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है, और नहीं दे पाता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। चौथा नंबर देखा मंत्री का
जो कार्य विभाजन है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 5वां नंबर मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण है। शपथ किन चीजों की ली जाती है? पद एवं गोपनीयता की। कौन दिलाता है? राज्यपाल। पद पर है जो कर्तव्य निर्वाह है उसकी शपथ और गोपनीयता की। फिर मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल के रूप में जाने जाते हैं और कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री तीनों मंत्री परिषद के रूप में जाने जाते हैं। कार्यकाल जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त है और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी मंत्रिपरिषद है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब हम मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली देखेंगे। अपना अंतिम बिंदु इस टॉपिक का मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली, ये किस प्रकार कार्य करते हैं। जैसा कि आपने सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत देखा तो उसी प्रकार है ये कार्य प्रणाली होगी। मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली, इसमें भी 2 सिद्धांत पढ़ेंगे हम। मुख्य की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी जो कार्य प्रणाली है, मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई क्या है? मंत्रिमंडल। जैसा कि हमने देखा भारतीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को शासन का हृदय कहा जाता है। मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल की बैठकें प्राय सप्ताह में क्या होती है? 1 बार होती है और मुख्यमंत्री जब चाहे मंत्रिमंडल की बैठकें बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। और मुख्यमंत्री अगर उस दिन अनुपस्थित है तो वरिष्ठ जो मंत्री है वो उसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। मंत्रिमंडल की कार्रवाई के 2 प्रमुख नियम है। पहला सामूहिक उत्तरदायित्व का और दूसरा गोपनीयता का। सामूहिक उत्तरदायित्व का हमने पहले चर्चा कर ली कि मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं एक मत से लिए जाते हैं, यानी सभी मिलकर निर्णय लेते हैं। यह नहीं है कि एक मंत्री है उसने निर्णय लिया और दूसरे ने उसका विरोध कर दिया। विरोध हो सकता है परंतु सर्वसम्मति से, जब तक बातचीत के माध्यम से समस्या का हल नहीं निकाला जाता तब तक निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो विरोध की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों की संयुक्त निर्णय माना जाता है। दूसरा क्या? गोपनीयता। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्रवाई तथा निर्णय है वो क्या रखे जाते हैं? गुप्त रखे जाते हैं। उन निर्णयों को बाहर मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता। तो मंत्रिपरिषद की जो कार्य प्रणाली है उसके 2 प्रमुख नियम है। एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम देखेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत या नियम और नंबर 2 है गोपनीयता का नियम। इसको मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा, आपको समझना है। छोटे रूप में समझ लो कि मंत्रिपरिषद की जो कार्य प्रणाली है उसमें हमें क्या सीखना होगा कि मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है उसका क्या नाम है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से महत्वपूर्ण इकाई है जिसकी बैठकें सप्ताह में लगभग सामान्यतः 1 बार होती है और मुख्यमंत्री जब चाहे मंत्रिमंडल की बैठकें बुला सकता है। मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्याय जो मंत्री है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। अब इसमें एक बात और है, मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उसमें कोई गणपूर्ति नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी है। 3 नंबर बिंदु बना लो, यानी गणपूर्ति का क्या है? गणपूर्ति का अभाव होता है। ये बात हमारी रह जाती है अभी। यहां पर अगर विधानसभा का अधिवेशन चल रहा हो या लोकसभा का अधिवेशन हो या राज्यसभा या विधान परिषद का हो तो उसमें गणपूर्ति यानी आवश्यक सदस्य संख्या, बैठक को चलाने के लिए आवश्यक सदस्य संख्या आपके कहीं भी गणपूर्ति का शब्द है तो 1/10 होगा, यानी कुल सदस्य संख्या के 10% सदस्य अगर बैठक में उपस्थित नहीं है तो निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। परंतु मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं या मंत्रिपरिषद की जो बैठकें हैं उनमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। अगर
10% से कम सदस्य भी उपस्थित हैं तो भी निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि मंत्रिमंडल है उसकी जब बैठक ली जाती है तो अधिकांश मंत्री यानी सारे ही मंत्री वहां पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। और मंत्रिमंडल की कार्रवाई के 2 सिद्धांत हमने देख लिए। नंबर फर्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत और गोपनीयता का सिद्धांत। एक बार दोबारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल की कार्रवाई के प्रमुख नियम, जिसका पहला नाम है क्या, सामूहिक उत्तरदायित्व का। तो मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एकमत होकर लिए जाते हैं। एकमत होकर लेने का मतलब है मतभेद की अगर स्थिति उत्पन्न भी हो जाए तो परस्पर विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। और इसके लिए मैंने उक्ति आपको बताई दी कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। अगर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य या मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के खिलाफ सदन में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया या मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा रखे गए किसी विधेयक जो पारित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। तो बालकों, यह था आज का हमारा प्रकरण, राज्य का मंत्रिपरिषद और उसका गठन। देखिए, पिछले पाठ में हमने राज्य मंत्रिपरिषद के गठन और कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन नहीं किया, तो द सेम होगा। जिस प्रकार कल हमें मुख्यमंत्री की शक्तियों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की शक्तियां मुख्यमंत्री की शक्तियां होंगी। और जिस प्रकार केंद्र में जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन एवं कार्य प्रणाली है, वैसी राज्य में, इसलिए मैंने राज्य वाले जो टॉपिक राज्य सरकार है, इस टॉपिक में मैंने आपको ये बता दिया। आप इन सबको नोट करेंगे। अभी एसएसटी की परीक्षा होनी है कक्षा 10 की, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी कक्षा 9th में थे वो 10th में हो गए हैं, और उनके लिए पाठ बहुत ही शानदार पाठ है। 8 नंबर का पाठ चलता हुआ, इसका लास्ट टॉपिक 2 वीडियो और बनेंगे। 2 वीडियो में हम पूरा ये पाठ है वो कर देंगे। धन्यवाद।